दोस्तों, ये कहानी है 30 साल के एक वर्जिन आदमी की, जो वर्जिन इसीलिए रहा क्योंकि उसने सुना था कि जो लोग 30 साल तक वर्जिन रहते हैं वो मैजिक का यूज कर पाते हैं। लेकिन 30 साल का होने के बाद भी वो मैजिक का यूज नहीं कर पाता और इसी गम में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। फिर वो एक अलग दुनिया में रीइंकारनेट होता है। लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, इस दुनिया में भी मैजिक नहीं है। लेकिन वो हार नहीं मानता और कहीं ना कहीं से मैजिक के सुराग इस दूसरी दुनिया में ढूंढने लगता है। तो क्या वो कभी मैजिक का यूज कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक अलग ही दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो घोड़ा गाड़ी से अपने माता पिता को आते हुए देख बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों आते ही पूछते हैं, मैरी, कहीं तुम्हें हमारे बिना अकेले डर तो नहीं लग रहा था? मैरी कहती है, नहीं, क्योंकि रोज मेरे साथ थी। जिसके बाद मैरी अपने छोटे भाई को देखती है। उसकी माँ ने कुछ वक्त पहले ही एक लड़के को जन्म दिया है। ये है मैरी का छोटा भाई शियोन। तभी शियोन मैरी को देख उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाता है। यहाँ मैरी को शियोन बहुत ही प्यारा लगता है, इसीलिए वो उसे किस कर लेती है। शियोन उसे ताकता ही रह जाता है, जिसके बाद वो मुस्कुरा कर कहती है, शियोन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और फिर सीधे 3 साल गुजर जाते हैं। मैरी भागते हुए आती है और कहती है, मैं जीत गई। और जब शियोन वहाँ पहुँचता है तब तक वो काफी थक चुका था। वो कहता है, आप तो बहुत तेज हो दीदी। मैरी कहती है, आखिर हूँ भी क्यों ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तभी उनके पिता वहाँ आते हैं, सो मैरी भागकर उनके पास चली जाती है। शियोन कहता है, मेरी दीदी में कितनी ज्यादा एनर्जी है। तभी मैरी के पिता कहते हैं, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो मैरी। वो कहती है, हाँ, सब लोग मुझसे यही कहते हैं। और तभी शियोन को वहाँ देख उसके पिता कहते हैं, तो शियोन, तुम हमेशा की तरह डिपेंडेबल लग रहे हो। अपने पिता की ये बात सुन मैरी सोचती है कि हाँ, ये बात तो सच है कि शियोन बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल है। वो बिस्तर गीला नहीं करता, माँ की भी मदद करता है और कई बार मैंने उसे बड़ों की तरह परेशान होते हुए भी देखा है। और भले ही शियोन सबके सामने ऐसे ही मुस्कुराता रहता हो, लेकिन मैरी ने छुप छुप कर शियोन को अजीब से शब्दों का उच्चारण करते हुए देखा है, जैसे फायर बॉल, आइस स्टॉर्म, थंडरबोल्ट। और जब मैरी उससे जाकर पूछती है कि वो क्या कर रहा था, तब वो कहता है, कुछ नहीं। प्रेजेंट में मैरी मन में कहती है, ये शियोन भी मुझसे बहुत सारी बातें छुपाता है। अब रात के वक्त हम इन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं। लेकिन तभी शियोन खड़ा होकर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, क्या इस दुनिया में मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं? वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। इसीलिए सभी बच्चों को जवान होने तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और अगर कभी तुम्हें मॉन्स्टर दिखाई दे जाए तो वहाँ से तुरंत भागो। साथ ही दोस्तों, इस दुनिया में स्पिरिट्स का तो नहीं पता, लेकिन फेरीज जरूर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन उनका मिल पाना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। आखिर में शियोन पूछता है, क्या इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है? वो कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ये मैजिक वर्ड ही पहली बार सुना है। शियोन कहता है, हो सकता है कि आपको इस चीज के बारे में पता ना हो। वो कहते हैं, हाँ, ऐसी भी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है उसके अनुसार मैजिक जैसा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे शियोन, तुमने मॉन्स्टर्स, फेयरीज और इस मैजिक के बारे में कहाँ से सीखा? तभी मैरी शियोन से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना शियोन? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन इसके बाद वो जरा उदास हो जाता है और फिर उसने कभी भी मैजिक की कोई बात नहीं की। फिर से 3 साल गुजरते हैं और हम देखते हैं कि शियोन बुक पढ़ रहा है और जो मैरी है वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है एक वुडन स्वॉर्ड के साथ। काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो शियोन के बगल में आकर बैठ जाती है। लेकिन शियोन पूछता है, आप इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो? वो कहती है, क्योंकि अगर कभी कुछ होता है तब मैं चीजों को संभाल पाऊँ। मान लो अगर मॉन्स्टर्स अचानक ही हमारे सामने आ गए तो? और मुझे लगता है कि मेरी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, इनसे मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और अगर मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तब जरूरत के वक्त पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। शियोन कहता है, आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो? वो कहती है, हाँ, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिजिकल वर्क में मैं बेहतर हूँ। और यहाँ शियोन अपनी बहन को देखता रह जाता है। अब शाम के वक्त एक झील किनारे हम फिर से मैरी को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। यहाँ एक और लड़की है, इसका नाम रोज है। ये मैरी से पूछती है, तुम दिन भर यही करती रहती हो, तुम बोर नहीं होती? और तुम्हारा छोटा भाई, वो हमेशा की तरह घर में बैठकर पढ़ रहा होगा, है ना? तुम दोनों भाई बहन कितने अजीब हो। दोस्तों, तभी हम मैरी को थोड़ा निराश देखते हैं। उसने रातों में भी शियोन को बहुत फोकस के साथ पढ़ते हुए देखा है और वो समझती है कि आखिर क्यों शियोन इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। भले ही उस दिन के बाद शियोन ने उन चीजों से रिलेटेड
कभी कोई बात नहीं की, लेकिन आज भी वो कड़ी मेहनत कर रहा है। और तभी अचानक ये दोनों देखती हैं कि सामने की झील में कुछ चमक रहा है और ये देख मैरी हैरान हो जाती है। अगले दिन वो शियोन को उसी जगह पर लेकर जाने लगती है। शियोन कहता है, दीदी माँ ने हमें घर से ज्यादा दूर जाने के लिए मना किया है। सो मैरी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अब शाम के वक्त हम इन दोनों को उसी झील किनारे बैठे हुए देखते हैं। शियोन कहता है, माँ हम पर गुस्सा करेंगी। वो कहती है, हाँ वो करेंगी तो, लेकिन यहाँ पर आना वर्थ इट होगा। एंड अगले सीन में ये देखते हैं कि झील के अंदर से लाइट निकलने लगी है, जो देख शियोन हैरान हो जाता है। मैरी बताती है कि हर शाम इस झील से ऐसी ही रोशनी निकलती है और जब सबसे पहले मैरी ने ये चीज देखी थी वो अपने माता पिता को यहाँ लेकर आई, लेकिन ताज्जुब की बात ये हुई कि उन दोनों को ही ये रोशनी दिखाई नहीं दी। और इसी बात ने मुझे परेशान किया कि आखिर उन दोनों को ये दिखाई क्यों नहीं दे रही। लेकिन तुम भी इसे देख पा रहे हो, जिसका मतलब ये कुछ लोगों को दिखाई देती है और कुछ को नहीं। वैसे सच कहूँ तो ये बिल्कुल मैजिक की तरह है ना? वही मैजिक जिसके बारे में तुमने कहा था। शियोन कहता है, आपको अब तक याद है? मैरी कहती है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये बात तुमने कही थी इसीलिए हाँ बिल्कुल मुझे याद है। लेकिन भैया ये बात सुन शियोन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सो मैरी उसे शांत करती है और इसके बाद पूछती है, अब तुम उदास तो नहीं हो ना? वो कहता है, नहीं, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो बात सुन मैरी खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों झील की ओर देखते हैं। और फिर अगले दिन सुबह होते ही ये दोनों बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चले जाते हैं। इनके माता पिता को तो कुछ समझ ही नहीं आता, जिसके बाद हमें उसी झील का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये दोनों मछली पकड़ने के लिए आए हैं। लेकिन दौड़कर आने की वजह से शियोन बहुत ज्यादा थक चुका है। वैसे ये दोनों काफी सुबह सुबह आ चुके हैं, इसीलिए आज इनके पास काफी सारा टाइम है। और हमें पता चलता है कि शियोन इस झील को इन्वेस्टिगेट करने आया है कि शाम के वक्त वो लाइट बॉल्स कहाँ से आती हैं। मैरी कहती है, वो तो झील में से आती हैं। शियोन कहता है, हाँ पर शायद झील में कोई चीज है जिसके अंदर से वो लाइट बॉल्स आती हैं। मैरी कहती है, मुझे कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम कह रहे हो तो सही होगा। वैसे अब हम क्या करने वाले हैं? शियोन कहता है, हम जो बाल्टियां लेकर आए हैं सबसे पहले हम उन्हें झील के पानी से भर देंगे, जिसके बाद हम एक में मिट्टी और पत्थर डालेंगे, दूसरे में वाटर प्लांट्स और तीसरे में मछलियाँ। मैरी कहती है, मुझे नहीं पता इससे होगा क्या, लेकिन तुमने कहा है तो मैं ये करूंगी। जिसके बाद ये दोनों एक बाल्टी में वाटर प्लांट्स डाल देते हैं, दूसरे में पत्थर और तीसरे में सिर्फ पानी होता है, क्योंकि मछलियाँ तो अभी इन्हें पकड़ना बाकी है। लेकिन तभी शियोन कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो आप यहाँ मेरे साथ हो। मैरी कहती है, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ रहूंगी, आखिर मैं तुम्हारी बहन जो हूँ। शियोन कहता है, मेरे लिए इतना करने के लिए शुक्रिया। वो कहती है, तुम उदास थे इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की बस। और इसके अलावा मैं भी देखना चाहती थी कि मैजिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। लेकिन अगर मैजिक इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करता है तो ये कितनी अच्छी बात है ना? जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी के कांटे में एक मछली फंस जाती है, जिसके बाद ये उस मछली को उस तीसरी बाल्टी में डाल देते हैं। ये एक ईट एंड ट्राउट नाम की मछली होती है और ये हर जगह पाई जाती है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। तभी वहाँ रोज आकर कहती है, मैरी तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है? वो कहती है, हाँ इसका नाम शियोन है। जिसके बाद रोज भी शियोन को अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम रोज है और मैं इस दुनिया के सूखे रेगिस्तान में बेशकीमती फूल हूँ। मैरी कहती है, अरे ये बकवास कर रही है, ये हमारी तरह बस एक मामूली सी लड़की है। रोज कहती है, क्या यार मजाक किरकिरा कर दिया, वैसे क्या कर रहे हो यहाँ तुम दोनों? रोज कहती है, हम मछली पकड़ रहे हैं। और इसके अलावा शियोन को भी झील के अंदर से वो लाइट बॉल्स आती हुई दिखाई दे रही थी। रोज कहती है, क्या ये सच है शियोन? वो कहता है, हाँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि रोज भी यहाँ पर उन्हीं लाइट बॉल्स को देखने के लिए आई है, क्योंकि वो नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। जिसके बाद शियोन रोज से पूछता है, क्या तुम जानती हो कि वो लाइट बॉल्स क्या हैं और वो किस चीज से निकलती हैं? रोज कहती है, नहीं। लेकिन यहाँ पर शियोन रोज के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है, जो देख मैरी को अच्छा नहीं लगता। अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि झील में से वो लाइट बॉल्स निकलना शुरू हो गई हैं। रोज तो मस्त मछली पकड़ रही है, पर ये दोनों उन बाल्टियों में देख रहे हैं कि किस चीज से लाइट निकलती है, मछली में से या पानी में मौजूद पौधों में से या पानी के पत्थर और मिट्टी में से। लेकिन लाइट नहीं निकलती। शियोन पूछता है, क्या इस झील में ईट एंड ट्राउट के अलावा भी और जीव रहते हैं? मैरी कहती है, हाँ रहते तो हैं। रोज कहती है, लेकिन ऐसे तो झील में बहुत सारी चीजें रहती हैं,
क्या तुम उन सभी को पकड़ोगे? अब इसीलिए शियोन के दिमाग में आइडिया आता है। वो अपने कपड़े उतार कर झील में जाने लगता है। मैरी को शियोन की इतनी चिंता हो रही थी कि वो भी अपने कपड़े उतारने लगती है झील में उसके साथ जाने के लिए, जिसके बाद वो शियोन के पास आ जाती है और इसके बाद ये दोनों झील के अंदर से उन लाइट बॉल्स को आते हुए देखने लगते हैं। तभी शियोन एक लाइट बॉल को छूकर देखता है। ये गर्म होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, इसीलिए मैरी भी एक लाइट बॉल छूकर देखती है। जिसके बाद शियोन पानी के अंदर देखने की कोशिश करता है लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि पानी थोड़ा मैला होता है। लेकिन शियोन इतना तो समझ जाता है कि ये लाइट बॉल्स पानी के अंदर मौजूद किसी चीज में से आ रही हैं। लेकिन वो चीज कोई पौधा नहीं है बल्कि कोई लिविंग क्रिएचर है जो चलता फिरता रहता है, क्योंकि ये लाइट बॉल्स अलग अलग जगहों से निकल रही हैं, ना कि एक सीधी रेखा में। लेकिन हाँ, किसी को नहीं पता कि वो क्रिएचर क्या है। जिसके बाद कपड़े पहनकर शियोन कहता है, शुक्रिया दीदी, आपने मेरी इतनी मदद की। मैरी कहती है, हम एक परिवार हैं, तुम्हें हर एक चीज के लिए मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। शियोन कहता है, भले ही हम परिवार हूँ लेकिन आपके प्रति जो मैं फीलिंग्स रखता हूँ उन्हें आपको बताना बहुत जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि रोज एक फीमेल ईटर्न ट्राउट पकड़ के लाती है और हमें पता चलता है कि जो फीमेल ईटर्न ट्राउट हैं उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो पानी में गहराई में रहती हैं। लेकिन अभी मीटिंग सीजन चल रहा है, इसीलिए फीमेल ट्राउट मछलियाँ पानी की उस सतह तक आती हैं जहाँ पर मेल ट्राउट होती हैं। ये तीनों उन मछलियों को देखने लगते हैं लेकिन तभी अचानक इनके सामने रोशनी प्रकट होती है। ये तीनों देखते हैं कि ये लाइट बॉल्स मेल और फीमेल दोनों ईटर्न ट्राउट मछलियों में से निकल रहे हैं और ये नजारा काफी खूबसूरत होता है। तभी शियोन कहता है, अच्छा तो ये बात है, ये एक कोर्टिंग बिहेवियर है। ये लाइट बॉल्स ईटर्न ट्राउट मछलियों के कोर्टशिप डिस्प्ले हैं, यानी कि वो तरीका जिससे एक मेल फीमेल से कहता है, हे मुझसे शादी करके एक नया परिवार बसाओगी? जो सुन मैरी कहती है, तब तो मुझे और शियोन को इस कोर्टशिप बिहेवियर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही एक परिवार हैं और क्योंकि शियोन एक लड़का है और मैं एक लड़की हूँ तो आने वाले वक्त में मैं भी बच्चे पैदा करूंगी। शियोन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिबलिंग्स के बीच शादी नहीं होती। मैरी पूछती है, क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते शियोन? वो कहता है, हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ। लेकिन अगले दिन जब यही बात मैरी अपनी माँ से कहती है कि उसे शियोन से शादी करनी है, तब उसकी माँ उसे डांट देती है। इसीलिए मैरी कहती है, क्या मैं जो कह रही हूँ वो इतना गलत है? मैं तो बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ शियोन। शियोन कहता है, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ लेकिन इसके लिए हमें शादी करने की जरूरत नहीं है। मैरी कहती है, लेकिन शादी करना जरूरी है वरना आगे चल के हम दोनों की शादी ही अलग अलग लोगों से हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगी? जो सुन शियोन कहता है, तो फिर मैं शादी ही नहीं करूंगा। मैरी कहती है, लेकिन इससे तो पापा को दिक्कत हो जाएगी। वो कहता है, जब बात वारिस की आएगी तब मैं किसी को अडॉप्ट कर लूंगा बस। लेकिन यहाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और भले ही इस वक्त मैं एक बच्चा हूँ लेकिन मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ क्योंकि आपसे दूर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो और मुझे यकीन है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। शियोन की ये बातें सुन मैरी रोने लगती है। यहाँ इन दोनों के इमोशंस एक दूसरे से जुड़ते हैं और अचानक ही लाइट निकलने लगती है। हम देखते हैं कि असल में ये पावर शियोन की बॉडी में से निकल रही है। शियोन की बॉडी ग्लो कर रही है लेकिन ऐसा बस कुछ वक्त के लिए होता है। शियोन कहता है, ये तो मैजिकल एनर्जी थी। उसे याद आता है कि जब वो तालाब में गया था तब वो उन लाइट बॉल्स के बहुत ज्यादा करीब था और उसी टाइम पर वो मैजिकल एनर्जी शियोन की बॉडी में चली गई। और जब शियोन ने मैरी के सामने ये जताया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी शादी नहीं करेगा, तो ये एक कन्फेशन था। और ये बात सुनकर मैरी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। और अब शियोन सोचता है, मैजिकल एनर्जी, हाँ मैजिक अब तक इस दुनिया में इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि मैजिक को यूज करने की टेक्निक्स अब तक इन्वेंट ही नहीं हुई थी। लेकिन अब आएगा कहानी में मजा और यहाँ से होगी मेरी असल कहानी शुरू। मैं इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ हूँ और मैं ही इस दुनिया में मैजिक की शुरुआत करूंगा, मैजिक को बनाकर। और दोस्तों यही एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में एक अंधेरे कमरे में हम एक आदमी को बैठे हुए देखते हैं। ये आदमी काउंटिंग कर रहा था और आज रात के 12 बजते ही खुशी के मारे ये आदमी चिल्ला पड़ता है क्योंकि अब ये 30 साल का हो गया है। और जो लोग 30 साल की उम्र में भी वर्जिन होते हैं वो विजार्ड बन जाते हैं, यानी कि वो मैजिक का यूज करने लगते हैं।
साथ ही हम देखते हैं कि इस लड़के के कमरे में काफी सारे पोशंस और काफी सारी किताबें होती हैं मैजिक से रिलेटेड। जिसके बाद ये लड़का मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन होता कुछ नहीं। इसी तरह वो कई बार मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो एक सीक्रेट बुक उठाता है और उस बुक में मॉन्स्टर्स को सम्मन करने का स्पेल पढ़ने लगता है, लेकिन भाई इससे भी कुछ नहीं होता। और क्योंकि वो इतना ज्यादा चिल्ला रहा था, इस वजह से उसके पड़ोसी गुस्सा होने लगते हैं और इसे माफी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद ये बेचारा उदास होकर बैठ जाता है। इस दुनिया में मैजिक जैसी कोई चीज नहीं है, आखिर मैं 30 साल तक वर्जिन क्यों रहा। जिसके बाद बेचारा निराश होकर सोने के लिए जाने लगता है, क्योंकि कल सुबह उसे काम पर भी जाना है। लेकिन तभी अचानक उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो वहीं घुटनों के बल गिर जाता है। इस लड़के ने अपनी बुक पर लिख रखा था, चाहे कुछ हो जाए मैं एक जादूगर बनूंगा। और अब आखिर में वो लड़का कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, और तभी उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी नजरों के सामने उसकी पूरी जिंदगी का रिपीट टेलीकास्ट होता है। उसने शुरुआत से कोई दोस्त नहीं बनाए, वो सिर्फ मैजिक की रिसर्च करता और मैजिक के बारे में ही पढ़ता। उसने सुना था कि जो लोग 30 साल की उम्र तक वर्जिन रहते हैं वो मैजिक का यूज करने लगते हैं, इसीलिए मैं अब तक वर्जिन रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं शुरुआत से ही ये जानता था कि मैजिक जैसी कोई चीज इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। लेकिन तभी उसकी आत्मा को एक नया रूप मिलता है जो छोटा होता है, और वो होता है शियोन। और अब प्रेजेंट में जब शियोन के पिता ने उसे बताया कि इस दुनिया में कोई मैजिक नहीं है, तब उसने मैजिक के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उसने कभी हार नहीं मानी, वो लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन उसने जितना ज्यादा इस दुनिया के बारे में और जाना समझा, उतना ही उसे इस बात का एहसास होता गया कि सच में इस दुनिया में कोई मैजिक नहीं है। और अब वो 6 साल का हो गया है, और अब जाकर उसे एक नई उम्मीद दिखी है। जिसके बाद शियोन यहाँ पर भी मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। शियोन को अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। लेकिन तभी मैरी उसके कमरे में आती है। वो कहता है, आपको दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए। मैरी कहती है, ओ तो अब तुम्हें शर्म आने लगी है? शियोन मन में कहता है, अभी नहीं आती, लेकिन कभी तो आएगी। जिसके बाद मैरी कहती है, चलो स्नैक टाइम हो गया है। लेकिन तभी शियोन मैरी को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। जिसके बाद मैरी उसके पास आकर बैठ जाती है, और अगले ही पल में शियोन कहता है, दीदी आई लव यू। उसकी ये बात सुन मैरी बहुत शर्माने लगती है। लेकिन तभी अचानक फिर से शियोन की बॉडी ग्लो करती है। शियोन कहता है, मैंने सही सोचा था, जब मैंने प्यार का इजहार किया तब ये मैजिकल एनर्जी एक्टिवेट हो गई। लेकिन क्या इसका मतलब जब भी मुझे मैजिकल पावर को एक्टिवेट करना होगा मुझे ऐसे ही प्रपोज करना होगा? नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो देखता है कि मैरी उसकी ओर गुस्से में देख रही है। जिसके बाद वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मेरा इस्तेमाल किसी खिलौने की तरह कर रहे हो, है ना? तुमने अभी अभी मुझसे झूठ कहा। शियोन कहता है, नहीं वो सच था। मैरी शर्माते हुए कहती है, तुम सच कह रहे हो? शियोन सोचता है, अरे ये तो बहुत जल्दी मान गई। फिर मैरी कहती है, अगर तुम सच कह रहे हो तब मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। वैसे क्या तुम्हें इस मैजिक के बारे में कुछ और पता चला? वो कहता है, अभी तो देखकर ये लगता है कि जब भी मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करूंगा तब मेरी मैजिकल पावर रिलीज होगी। लेकिन साथ ही मैं कुछ और ट्राई भी करना चाहता हूँ। जब भी मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता हूँ मैं उन फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझ पाता हूँ। यानी दूसरे शब्दों में मुझे अपने इमोशंस को और अच्छे से समझना होगा। जिसके बाद शियोन थोड़ा कंसंट्रेट करता है एंड फिर से उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। मैरी कहती है, अरे तुम तो ग्लो कर रहे हो। खुश होकर शियोन कहता है, मैंने कर दिया, लेकिन हाँ मैं अपनी बॉडी को सिर्फ ग्लो ही कर पाता हूँ अभी। मैरी कहती है, तुम अपनी बॉडी को ग्लो कर सकते हो, ये तो बहुत अमेजिंग है। शियोन मन में कहता है, हाँ मेरी बॉडी ग्लो हुई, लेकिन अब मुझे और भी चीजें सीखनी होंगी ताकि मैं इस दुनिया में मैजिक को क्रिएट कर पाऊं। अब देखो भाई लोग, इस चीज को समझना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए एक इलेक्ट्रिक ईल में इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं जो आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को सेंस कर सकते हैं। साथ ही उनकी बॉडी में एक स्पेशल इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया के इंसानों में भी कोई ऐसा ऑर्गन है जिससे वो मैजिक को सेंस कर सकते हैं, साथ ही उसे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और इस वक्त मैजिकल एनर्जी रिलीज होने की कंडीशन है मैजिकली चार्ज्ड स्टेट, और ये नाम इसे मैंने दिया है। और यही सोचते हुए शियोन बड़े अजीब ढंग से हंस रहा था
मैरी कहती है, अरे तुम इस तरह से हंसते हुए बड़े अजीब लग रहे हो, लेकिन आज मैंने पहली बार तुम्हें इतना ज्यादा खुश देखा है। और यही देखकर मैरी भी खुश हो रही थी। अब ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और इस 1 महीने में शियोन ने कुछ चीजें सीखी हैं। पहला, मैजिकली चार्ज स्टेट को अचीव करने के लिए एक सर्टेन लेवल के पावरफुल इमोशन की जरूरत होती है, लेकिन फिर दिक्कत आती है उस इमोशन को उसी पावरफुल लेवल में मेंटेन करने में। दूसरा, एक ही दिन में आप कितनी बार मैजिकली चार्ज स्टेट को अचीव कर सकते हो, ये भी लिमिटेड है, क्योंकि काफी ज्यादा मैजिकल पावर यूज करने के बाद आपकी बॉडी इतनी थक जाएगी कि आपसे उठा तक नहीं जाएगा। और तीसरा, अगर इस बार आपने अपनी पूरी मैजिकल पावर को एक साथ लिमिट तक पुश कर दिया तो अगली बार आपकी मैजिकल पावर यूज करने की कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। एंड फोर्थ, बिल्कुल उन मैजिकल लाइट बॉल्स की तरह एक मैजिकली चार्ज्ड स्टेट को भी वो लोग नहीं देख सकते जिनमें मैजिकल एनर्जी यूज करने का पोटेंशियल नहीं होता, और जिन लोगों में इस मैजिकल एनर्जी को देखने का पोटेंशियल होता है वो इसकी गर्माहट भी महसूस कर सकते हैं। और पांचवा, जो शियोन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो मैजिक लाइट बॉल्स को नहीं बना सकता, और शायद ऐसा इस वजह से है कि एक पर्सन कितनी मैजिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी एक लिमिट है, और शायद जितनी मैजिकल एनर्जी शियोन के पास है उससे वो अपनी बॉडी को सिर्फ ग्लो ही कर सकता है। 1 मिनट, इसका मतलब कि उसमें एक मछली से भी कम मैजिकल एनर्जी है। और यही सोचते हुए वो कहता है, यानी कि मैजिकल एनर्जी बिल्कुल किसी गेम के एमपी की तरह होगी, आप जितनी चाहे कोशिश कर लो आप एमपी नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब मेरा तो डेड एंड आ गया। अरे नहीं, इतनी दूर आने के बाद मैं हार नहीं मान सकता। उन ट्राउट मछलियों की बॉडी में से वो लाइट बॉल्स निकल रही थी, और तभी शियोन को एक आइडिया आता है। वो मैजिकली चार्ज स्टेट में आकर अपनी पूरी मैजिकल एनर्जी को अपने हाथ में लाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसके लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वो समझ चुका है कि अगर उसे मैजिक का यूज करना है तब उसे लॉजिक और इमोशन को मिक्स करना होगा। जिसके बाद वो एक और चीज ट्राई करता है। वो सोचता है कि अगर मैजिकल एनर्जी मेरे राइट हैंड में इकट्ठा हो गई तब वो कितना खुश होगा, और उसी इमोशन को फील करते हुए इस बार शियोन के राइट हैंड में काफी मैजिकल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, और थोड़ी ही देर में वो मैजिकल पावर एक लाइट बॉल बन जाती है। और ये देख शियोन बहुत ज्यादा खुश होता है, मेरा दायां हाथ चमक रहा है। और उसके बाद वो उस लाइट बॉल के साथ दीवार में मुक्का मारता है, लेकिन इससे बेचारे को चोट आ जाती है। मुझे लग रहा था कि मैं उस लाइट बॉल से अटैक कर पाऊंगा, लेकिन वो तो एक मामूली लाइट बॉल थी। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं एक लाइट बॉल बनाने में कामयाब हो गया। हाँ तो दोस्तों, मैजिकल एनर्जी को चार्ज्ड स्टेट में एक ही स्पेसिफिक जगह पर इकट्ठा करने की टेक्निक को कहते हैं गैदर्ड मैजिक। और अब शियोन कहता है, मैं इसी तरह प्रैक्टिस करता रहूंगा जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोन के पिता इन तीनों को फाइटिंग ट्रेनिंग देने वाले हैं, लेकिन बेचारा शियोन तो काफी थका हुआ लगता है। और इस ट्रेनिंग में शियोन और रोज आज से ही शामिल हुए हैं। यहाँ शियोन के पिता कहते हैं, तुम सभी को फोकस के साथ ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि ये लकड़ी की तलवार भी लोगों को मारने की ताकत रखती है। लेकिन तभी शियोन कहता है, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, इसीलिए मैं तलवारबाजी नहीं सीखना चाहता। लेकिन उसके पिता कहते हैं, तलवारबाजी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही तुम इंसानों से ना लड़ो, लेकिन टाउन के बाहर चारों ओर खतरनाक मॉन्स्टर्स फैले हुए हैं। रोज तलवारबाजी इसीलिए सीख रही है ताकि वो जरूरत के वक्त अपनी हिफाजत कर पाए। इसीलिए मैरी शियोन से कहती है, तुम्हें भी ये करना होगा। बेचारा शियोन, वो तो गैदरिंग मैजिक करना चाहता था। थोड़ी ही देर प्रैक्टिस करने के बाद शियोन काफी थक जाता है। उसके पिता कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम तलवारबाजी में इतने बुरे होगे, और रोज तुम में काफी पोटेंशियल है। अगर तुम इसी तरह से ट्रेनिंग करती रही तो तुम एक माहिर तलवारबाज बन जाओगी। और मैरी, मैं देखना चाहता हूँ तुमने कितनी ग्रोथ की है। हम देखते हैं दोस्तों, मैरी यहाँ अपने पिता से मुकाबला करने के लिए तैयार थी। ये दोनों बैठकर देख रहे हैं, जिसके बाद मैरी अपने पिता की ओर आगे बढ़ती है सामने से हमला करने के लिए। उसके पिता अपनी तलवार लगा लेते हैं उसके हमले को रोकने के लिए, लेकिन ऐसे ही तेज रफ्तार में आते हुए मैरी अपनी स्वॉर्ड की डायरेक्शन नीचे कर लेती है। लेकिन उसके पिता भी बहुत होशियार थे, वो तुरंत ही कूदकर मैरी के हमले से बच जाते हैं और मैरी हार जाती है। और फिर उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी मूवमेंट्स पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम में बहुत ज्यादा सुधार आया है। ऐसे ही ट्रेनिंग करती रहो और कुछ ही सालों में तुम बहुत होनहार तलवारबाज बन जाओगी। मैरी मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी। अगले सीन में हम शियोन को उसके कमरे में देखते हैं। उसकी बॉडी ग्लो कर रही थी। वो फिर से
यहाँ लाइट बॉल क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन भैया इस बार कुछ नहीं होता। बेचारे को समझ नहीं आता कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। और हमें पता चलता है मैजिकली चार्ज स्टेट को दिन में बस कुछ बार कुछ पलों के लिए ही एक्टिवेट कर पाता था, लेकिन अब वो ऐसा 20 मिनट के लिए करने लगा है। लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा मैं सोच रहा था। मुझे हर एक चीज फिर से अच्छे से सोचनी होगी। लेकिन तभी उसके कमरे में उसके पिता आते हैं। शियोन पूछता है क्या हुआ। उसके पिता कहते हैं मैं ईस्ट्रिया जाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ईस्ट्रिया ईटियन रीजियन में एक टाउन है और ये टाउन शियोन के घर के काफी नजदीक है। और अब शियोन कहता है कि हाँ मैं आपके साथ चलूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों टाउन में बस एंटर करने ही वाले हैं। शियोन के साथ उसकी माँ और उसकी बहन भी होती हैं। टाउन में आने के बाद सबसे पहले ये लोग शॉपिंग करेंगे और उसके बाद घर जाने से पहले स्मिथी के पास जाएंगे और वो शियोन और मैरी से कहते हैं तुम दोनों हमारे साथ ही रहना। बेचारा शियोन सोच रहा था कि उसे अच्छे से टाउन घूमने का मौका मिल जाएगा, लेकिन शायद अभी उसकी इतनी उम्र नहीं हुई। जिसके बाद ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि शॉपिंग के दौरान शियोन सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और फिर शॉपिंग करने के बाद शियोन के माता पिता एक शॉप में चले जाते हैं और ये दोनों उस दुकान के बाहर होते हैं। और तभी शियोन देखता है कि मैरी हंस रही है। वो पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं। जिसके बाद इन दोनों के पेरेंट्स बाहर आते हैं और अब इनकी शॉपिंग पूरी हो चुकी है और अब ये लोग जाएंगे स्मिथी के पास। जिसके बाद ये चारों आते हैं एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पर। शियोन के पिता को देख ये ब्लैक स्मिथ कहता है ओह तो तुम आए हो गावेन। वो कहते हैं यार मैं तुम्हारा इतना अच्छा कस्टमर हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, ये सही नहीं है ग्रास्ट। वो कहता है हाँ वैसे तुम यहाँ अपना सामान लेने आए हो है ना, मैंने तुम्हारे लिए टॉप क्वालिटी की चीज बनाई है। और इसके बाद ये महाशय इन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम ग्रास्ट है और बच्चों मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। ये दोनों बच्चे भी अपने अपने नाम बताते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी को उसकी तलवार मिल जाती है और इस तलवार को पाकर मैरी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो इस तलवार को बाहर निकालती है। तलवार बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब शाम के वक्त हम इन सभी को घर की ओर जाते हुए देखते हैं। यहाँ मैरी कहती है शियोन तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ मुझे मिला, मुझे बुरा लग रहा है। शियोन कहता है आपका बर्थडे आने वाला है, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है और इसके अलावा मुझे तलवारों में इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मैरी कहती है कि शियोन तुम्हें थोड़ा बहुत अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए। वो कहता है हाँ मैं काफी सेल्फिश हूँ, मैं अक्सर आपसे मदद मांगता रहता हूँ। मैरी मुंह फुलाकर कहती है मैं ये नहीं बोल रही। लेकिन तभी शियोन की नजर एक दुकान पर जाती है और वो अपने पिता से उस दुकान के बारे में पूछता है। उस दुकान को देखने के बाद शियोन के पिता कहते हैं तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी इसके लिए बहुत छोटे हो। शियोन कहता है ठीक है, लेकिन शियोन समझ चुका था कि वो दुकान किस चीज की है। उस दुकान में वो लोग फेरीज को बेच रहे हैं, वो हैं फेरी सेलर। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने गांव की ओर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन तभी अचानक दौड़ते हुए उसकी ओर एक और आदमी आता है जो वहीं गिर पड़ता है और कहता है उन्होंने सबको मार दिया। ये आदमी पूछता है उन्होंने, तुम किसकी बात कर रहे हो। ये आदमी कहता है गॉब्लिन्स। जो बात सुन ये आदमी घबरा जाता है और फिर हमें जंगल में एक गॉब्लिन का साया नजर आता है। और फिर हमें शियोन का घर दिखाया जाता है जहाँ शियोन मैरी के साथ अपने कमरे में होता है और वो यहाँ गैदर्ड मैजिक का यूज कर रहा था। और यहाँ मैरी गिनती है जिसके जरिए पता लगता है कि इस बार शियोन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो पूरे 10 सेकंड तक मैजिकली चार्ज्ड स्टेट में रहा और अब शियोन पहले से ज्यादा मैजिक पावर को रिलीज कर पा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना कर पाना ही उसके लिए काफी नहीं है। तभी मैरी भी नोटिस करती है कि इस मैजिक से जो गर्माहट आती है वो भी बढ़ गई है। और इसके बाद वो शियोन का हाथ पकड़ कहती है मुझे तुम्हारा ये मैजिक बहुत पसंद है। वो कहता है शुक्रिया दीदी, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो सच में लगे कि वो मैजिक है, जैसे फायरबॉल या थंडरबॉल्ट। लेकिन यही कहते हुए वो फेरीज और मॉन्स्टर्स के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह बाजार में फेरीज को बेचा जा रहा था और जो लोग फेरीज को बेचते हैं उन्हें फेरी सेलर्स कहते हैं। लेकिन इंसानों की तरह दिखने वाले क्रिएचर्स को बेचना मेरे पिता और उनके ही जैसे कई और लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तभी मैरी शियोन से गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो बस अपनी बातों को सोचे जा रहा है। लेकिन तभी इन दोनों को कुछ आवाज आती है
नीचे हम देखते हैं कि इनके घर पर कुछ लोग थे जिनसे शियोन के पिता कहते हैं सभी हथियारों को निकाल लो। तभी ये दोनों भी नीचे आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ पिताजी। उनके पिता बताते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली है कि हमारे टाउन के आसपास कुछ गॉब्लिन्स को देखा गया है और अब इसीलिए हम उन्हीं का सामना करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात सुन शियोन को कुछ आइडिया आता है कि गॉब्लिन के ऊपर स्टडी करके वो मैजिक के बारे में कुछ नया सीख सकता है। लेकिन यहाँ वो देखता है कि जितने भी बड़े लोग थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस थे। जो देख उसके मन में ख्याल आता है क्या गॉब्लिन्स इस दुनिया में बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी शियोन के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं गांव में जितनी भी औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग हैं उन्हें यहीं ले आओ और फिर किसी को भी बाहर मत जाने देना। तभी मैरी कहती है शियोन तुम चिंता मत करना, पिताजी और बाकी सब उन गॉब्लिन्स को मार देंगे और यहाँ मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। लेकिन यहाँ शियोन नोटिस करता है कि मैरी का हाथ कांप रहा है, जिसके बाद शियोन के पिता और बाकी आदमी गॉब्लिन्स का सामना करने वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले शियोन के पिता कहते हैं हमारी ज्यादा चिंता मत करना, वहां पर सिर्फ 2 गॉब्लिन्स हैं। लेकिन तभी शियोन अपने पिता से पूछता है कि क्या गॉब्लिन्स में दिमाग और फिजिकल एबिलिटीज होती हैं कि वो घाटी चढ़कर हमारे गांव में आ गए। वो कहते हैं नहीं, वो इतने स्मार्ट नहीं होते और ना ही उनमें इतनी फिजिकल ताकत होती है कि वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई कर सके। जो सुन शियोन कहता है तब हम सभी 2nd फ्लोर पर छुप जाएंगे और आने जाने के रास्ते को फर्नीचर से बंद कर देंगे। ऐसा करके अगर गॉब्लिन्स यहाँ आ भी गए तब भी हम उनसे सेफ रहेंगे। वो कहते हैं ठीक है तुम ऐसा ही करना और जब हम वापस लौटेंगे तब हम तुम्हें एक सिग्नल दे देंगे। और फिर वो शियोन के सिर पर हाथ रख के कहते हैं सब कुछ संभाल लेना। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इस तूफान में जितने भी बच्चे, औरतें और बूढ़े पुराने लोग थे उन्हें 2nd फ्लोर के अलग अलग कमरों में छिपा दिया जाता है और फर्नीचर से सामने के दरवाजे को ब्लॉक कर दिया जाता है। और ऐसे ही एक कमरे में शियोन और बाकी सब थे। लेकिन तभी इनके घर के बाहर हमें एक गॉब्लिन का साया नजर आता है और वो गॉब्लिन दूसरी ओर था जो कूदकर बहुत ही आसानी से इस ओर आ जाता है और इसके बाद इनके मेंशन की ओर आगे बढ़ने लगता है। इस तूफानी रात में देखने पर लग रहा था जैसे ये गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ऐसे ही इनके घर की ओर आगे बढ़ता हुआ वो दरवाजे के पास पहुंचकर अपने नाखूनों से उसे कुरेदने लगता है, जो आवाज इन्हें सुनाई देती है। अब शियोन के पिता ने इनसे कहा था कि जब वो वापस आएंगे तब एक सिग्नल देंगे, लेकिन यहाँ इन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला और इसी से ये समझ जाते हैं कि ये कोई और है। और अब दरवाजे को कुरेदने की आवाज बढ़ती जा रही थी, जो सुनकर ये लोग घबराना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो जाती है। जैसे ही इन्हें लगता है कि वो गॉब्लिन शायद यहाँ से जा चुका है, तभी अचानक एक खिड़की तोड़ने की आवाज आती है, जो सुन शियोन भी घबरा जाता है। वो गॉब्लिन खिड़की तोड़कर अब मेंशन में घुस आया था और इसीलिए शियोन यहाँ पर सभी को बिल्कुल चुप रहने को कहता है। वो गॉब्लिन अब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहा था। इन सब की घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी, पर क्योंकि ये सभी बिल्कुल चुप थे इसीलिए इनके कमरे के सामने आकर भी वो गॉब्लिन यहाँ से गुजर जाता है। उसके यहाँ से जाने की आवाज सुन ये खुश हो जाते हैं, पर तभी अचानक बिजली कड़कती है, जिस आवाज को सुन ये माँ बेटी डरकर चिल्ला पड़ती हैं। और फिर क्या था, वो गॉब्लिन भी इस चिल्लाहट को सुन लेता है और फिर इनके दरवाजे के सामने आकर उसे भी कुरेदना शुरू कर देता है। और उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि दरवाजा तोड़कर उसका एक हाथ निकल आता है। अब बिजली कड़क रही थी, ये सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और अगले ही पल में वो गॉब्लिन दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आ चुका था। ये सभी उसे देखकर बहुत डर चुके थे, लेकिन डरने के बावजूद भी शियोन की माँ अपने बच्चों के लिए सामने आ जाती है। लेकिन वो गॉब्लिन उन्हें देखकर इस तरह हंसता है जिससे घबराकर वो वहीं गिर पड़ती हैं। शियोन भी देखता है कि ये गॉब्लिन हंस रहा है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा समझदार है और हम सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर भी। लेकिन तभी मैरी हिम्मत दिखाकर अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है अपने परिवार को बचाने के लिए। लेकिन तभी वो गॉब्लिन उसकी तलवार में एक हाथ मारता है, वो तलवार दीवार में जाकर धंस जाती है। मैरी डर के मारे घुटनों पर बैठ जाती है। वो गॉब्लिन उसकी ओर आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस पर हमला करता है, मैरी की माँ उसके सामने आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे हम देखते हैं कि अब उनका बहुत सारा खून बहने लगता है। वो गॉब्लिन उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। शियोन कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों मारी जाएंगी, वो मेरा परिवार है, मुझे उन्हें बचाना होगा। और यही सोचकर शियोन कूदकर
उस गॉब्लिन का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे उस गॉब्लिन में से मैजिकल एनर्जी महसूस होने लगती है और यही देख उसे एक आइडिया आता है। वो गैदर्ड मैजिक का यूज करके इस गॉब्लिन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे हम देखते हैं कि मैजिकल पावर शियोन के हाथ में इकट्ठा होने लगती है। लेकिन ये चमकती हुई लाइट सिर्फ और सिर्फ मैरी और रोज को दिखाई दे रही थी। बाकी सबको सिर्फ ऐसा दिख रहा था कि शियोन नॉर्मली उस गॉब्लिन का हाथ पकड़े हुए है। और फिर हम देखते हैं कि शियोन के ऐसा करने से उस गॉब्लिन का हाथ चलने लगता है, जिससे डरकर वो गॉब्लिन शियोन को घुमाकर फेंक देता है। लेकिन अपना हाथ जलने से वो खुद भी दर्द के मारे वहीं तड़पने लगता है। और तभी शियोन फिर से खड़ा होकर उस गॉब्लिन की ओर जाता है। गैदर्ड मैजिक का यूज करते हुए वो उसका सिर भी पकड़ लेता है और ऐसा करने से अब उस गॉब्लिन का सिर चलने लगता है। शियोन अपना पूरा जोर लगाते हुए उस गॉब्लिन को दबाए रहता है और थोड़ी ही देर में वो गॉब्लिन मारा जाता है। शियोन को यकीन नहीं होता कि उसने एक गॉब्लिन को मार दिया और अब इसी वजह से वहां मौजूद ये माँ बेटी अब शियोन से भी डरने लगते हैं। मैरी और रोज भी ये देख बहुत हैरान थी। शियोन कहता है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन अगले ही पल में रोज शियोन का हाथ पकड़ कहती है, शियोन शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। लेकिन यहाँ अब शियोन की माँ की हालत बिगड़ने लगती है और इसी वजह से जो मैरी है वो अपना आपा खोने लगती है। सो रोज और शियोन उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद शियोन भी देखता है कि उसकी माँ का खून बहुत ज्यादा बह चुका है। उसे कुछ भी करके जल्द से जल्द इस बहते हुए खून को रोकना होगा। तभी वहाँ कुछ और औरतें आ जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि शियोन उनकी मदद से अपनी माँ को बिस्तर पर लेटा देता है और फिर पूछता है, यहाँ मौजूद किसी को क्या दवाइयों की जानकारी है? लेकिन दोस्तों, ये बस एक छोटा सा गांव था। यहाँ कोई भी मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए अब वो सोचता है कि वो क्या कर सकता है, ऑपरेशन। जिसके बाद वो कहता है, मुझे आप सबकी मदद चाहिए मेरी माँ को बचाने के लिए। मेरी माँ के कमरे में सिलाई के कुछ उपकरण हैं, उन्हें लेकर आइए, साथ ही थोड़ी शराब और कुछ साफ कपड़े। जिसके बाद वो औरतें सामान ढूंढने के लिए जाने लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये माँ बेटी शियोन को शुक्रिया कहते हैं और यहाँ पर शियोन भी हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद सारी चीजें रेडी हो जाती हैं। जिसके बाद शियोन इस औरत से इसका नाम पूछता है। इसका नाम लिया है और ये सिलाई में बहुत अच्छी है। जिसके बाद शियोन एक चाकू से अपनी माँ के कपड़े फाड़ता है। शियोन देखता है कि ये जख्म इतना गहरा नहीं है जितना उसने सोचा था, लेकिन कहीं उस गॉब्लिन के नाखूनों में जहर ना हो। जिसके बाद शियोन लिया से इन जख्मों को सिलने को कहता है। लेकिन ये बात सुन लिया घबरा जाती है, क्योंकि अब तक इस दुनिया में जख्मों को सिलने का तरीका शायद से ढूंढा नहीं गया है। सो शियोन समझाता है कि अगर हम इन जख्मों को सिल देंगे तो इनसे खून बहना बंद हो जाएगा और मिस लिया, मेरी माँ के जख्मों को सिलकर ही उनकी जान को बचाया जा सकता है, वरना ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हो जाएगी। अब पहले तो लिया बहुत घबरा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो शियोन की माँ यानी कि अपनी मालकिन को सुई के जरिए और जख्म दे। लेकिन फिर वो शियोन की बातों पर यकीन करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोज उन जख्मों को साफ करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिया एक कांटे की मदद से जख्मों को सिलती है और अब कुछ देर बाद शियोन के आइडिया से उसकी माँ बच जाती है। लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। लेकिन यहाँ शियोन को यकीन होता है कि अब वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैरी रोते हुए शियोन को पकड़ लेती है। शियोन अपनी बहन को समझाता है कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी इन्हें बाकी के मर्दों के आने की आवाज आती है। वो यहाँ आ चुके हैं और फिर हमें पता चलता है कि शियोन के पिता के साथ जो लोग गए थे उन्होंने साथ में मिलकर गॉब्लिन की गुफा को ढूंढ लिया और फिर वहाँ मौजूद 2 गॉब्लिन्स को हरा दिया। लेकिन वहाँ मिले सबूतों को देखकर वो समझ गए कि वहाँ सिर्फ 2 गॉब्लिन्स नहीं थे, इसीलिए वो जल्द से जल्द गांव वापस आए। गॉब्लिन से लड़ते हुए कुछ आदमी घायल हुए, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई और फिर ऐसे ही सब कुछ फिर से सही हो गया। और फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर शियोन की माँ का इलाज करने आता है और कहता है कि इन जख्मों को सिलने की वजह से ही ये बच पाई हैं। क्या उस टाइम पर यहाँ पर कोई मेडिकल एक्सपर्ट था? लेकिन ये बता नहीं पाते कि ये काम शियोन का था। वो डॉक्टर भी इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछता और ये सलाह देता है कि इन मोहतरमा को ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। और अब वो होश में भी आ चुकी हैं। मैरी यहाँ अपनी माँ से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको चोट आ गई। लेकिन उसका हाथ थाम मोहतरमा कहती हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी मैरी, तुमने सबको बचाने के लिए सामने आकर बहादुरी दिखाई, मुझे तुम पर गर्व है। ये बात सुन मैरी इमोशनल हो जाती है
अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोन के पिता उससे कहते हैं, मुझे गाँव वालों से पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ और ये भी कि तुमने किस तरह अपनी माँ का इलाज किया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इतना सब कुछ कर कैसे लिया, तुम्हारे पास इतनी मेडिकल नॉलेज कहाँ से आई। लेकिन यहाँ पर शियोन अपनी फैमिली को नहीं बता सकता कि वो अपनी पिछली जिंदगी में एक 30 साल का मर्द था। इसीलिए वो कहता है, मैं नहीं जानता कैसे, पर मुझे ये सब कुछ पता था। जो सुन उसके पिता पूछते हैं, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने उस गॉब्लिन को कैसे हराया, उस पर वो चलने के निशान थे, क्या तुमने मैजिक का यूज किया। शियोन हैरान होकर पूछता है, आपको कैसे पता चला। वो कहते हैं, तुम अपनी उम्र के किसी भी बच्चे से बहुत ज्यादा लॉजिकल हो, पर कई बार तुम ऐसी बातें कहते हो जो समझ नहीं आती। तभी मैरी कहती है, पापा शियोन बहुत अमेजिंग है, वो अपनी जी जान लगाकर मैजिक की रिसर्च कर रहा है। उसके पिता ये जान हैरान होते हैं कि शियोन कुछ ऐसा कर रहा है। देखो शियोन, मैं तुम्हें सख्त हिदायत देता हूँ कि तुम इस बारे में किसी भी आउटसाइडर को ना बताओ, साथ ही तुम मैजिक जैसी खतरनाक चीज के बारे में रिसर्च करना भी बंद कर दो। मैरी कहती है, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, वो शुरुआत से इसके लिए बहुत मेहनत करता आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए मैं इसको इस तरह ये सब नहीं करने दे सकता। लेकिन शियोन कहता है, मैं अपनी ये रिसर्च जारी रखूंगा। मैं समझता हूँ पिताजी कि आपको मेरी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन अगर मैंने अपनी रिसर्च को छोड़ दिया तब शायद मैं अपने जीने के उद्देश्य को छोड़ दूं। आपके लिए भले से ही ये एक खतरनाक ताकत हो, लेकिन मेरे लिए ये मेरा सपना है, और अगर कभी भी मेरी वजह से किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है तब आप मुझे इस घर से निकाल दीजिएगा। अब ये सुन शियोन के पिता समझ जाते हैं कि चाहे कुछ हो जाए शियोन अपनी रिसर्च जारी रखेगा। वो कहते हैं, अगर तुम इसी तरह ये करते रहे तो आगे चल के तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम जिंदगी में अकेले रह जाओगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है। वो कहता है, हाँ मुझे मंजूर है। और इसीलिए अब शियोन के पिता कहते हैं, ठीक है तुम अपनी रिसर्च जारी रख सकते हो, लेकिन अब से तुम्हें जो भी पता लगेगा तुम पहले मुझे बताओगे, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी खतरनाक करने नहीं दूंगा। तुम इसी तरह अपनी रिसर्च करना जारी रखो, क्योंकि ये तुम्हारा सपना है ना। अपने सपने का तब तक पीछा करो जब तक कि तुम इसे हकीकत ना बना दो, और इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुन शियोन और मैरी बहुत खुश होते हैं, यहाँ तक कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि अब उनके पिता उनके साथ हैं। और यहीं एपिसोड 3 एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोन के पिता कुछ लकड़ियों में आग लगाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर शियोन गैदर्ड मैजिक का यूज करके कुछ ट्राई करना चाहता है, जिसके बाद शियोन मैजिकली चार्ज्ड स्टेट में आता है और फिर वो आग के ऊपर अपना हाथ रखता है, लेकिन ऐसा करने से उसके हाथ में नीले रंग की आग लग जाती है। इसीलिए तुरंत उसके पिता उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, जिससे वो आग बुझ जाती है। लेकिन ये काफी खतरनाक था। उसकी बहन आकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। शियोन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और अब मैंने कुछ नया सीखा है। मैं जानना चाहता था कि क्या होगा अगर कोई शख्स जो मैजिक का यूज कर सकता है वो हाई लेवल की मैजिकल एनर्जी के कांटेक्ट में आएगा। और ये आइडिया मुझे तब आया जब मैंने उस गॉब्लिन के साथ लड़ाई की। लेकिन इसी के साथ एक नई बात जो मैंने जानी कि जब मैजिकल एनर्जी नेचुरल फेनोमेना से मिलती है तब क्या होता है, जो अभी अभी आप सभी ने देखा। मेरे हाथ पर जो गैदर्ड मैजिक था वो नीली आग की लपटों में तब्दील हो गया, और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि नेचुरल फेनोमेना मैजिकल एनर्जी के कांटेक्ट में आया। तभी उसके पिता कहते हैं कि मैं मैजिकल एनर्जी को देख तो नहीं सकता, लेकिन जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा मुझे उस पर यकीन है। लेकिन तभी मैरी को इस बात का बुरा लगता है कि शियोन और पिताजी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन इसे ऐसा लगता है जैसे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो शियोन अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आपकी ही बदौलत तो मैं मैजिकल एनर्जी के बारे में पता लगा पाया। मैरी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन तभी शियोन को समझ आता है कि अभी अभी उसने जो किया वो असल में फायर टाइप मैजिक ही था, और वो इसी बारे में सोचकर अब बहुत ही अजीब ढंग से हंसने लगता है कि अब वो भी फायर बॉल का यूज कर पाएगा। और अब शियोन हमसे कहता है कि बुरी घटनाओं से भी कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। और फिर वो दिन आता है जब असल में शियोन की मैजिक की रिसर्च असल में शुरू होती है। हम देखते हैं कि शियोन के पिता पानी फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि यहाँ पर शियोन गैदर्ड मैजिक का यूज करके फिर से आग में हाथ डालने वाला था, और जब वो ऐसा करता है तो फिर से उसके हाथ में वो नीली आग लग जाती है। सो तभी उसके पिता पानी डालकर उस आग को बुझा देते हैं। लेकिन इसके बाद फिर से शियोन अपनी और कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद शियोन के पिता आग में और भी लकड़ियां डाल देते हैं। शियोन फिर से गैदर्ड मैजिक का यूज करके
नीली आग की लपटों को अपने हाथ में लगाता है। अगले ही पल में उसके पिता पानी फेंक कर आग बुझा देते हैं और ऐसे ही ये लगातार कई बार प्रैक्टिस करते हैं। और फिर कुछ देर बाद शियोन के पिता कहते हैं चलो अब एक छोटा सा ब्रेक ले लो, जिसके बाद शियोन अपने भीगे हुए बदन को पोंछने लगता है। तभी वहाँ रोज आती है और फिर शियोन उसे बताता है कि वो यहाँ पर मैजिकल एनर्जी को फायर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसने अपने पिता को भी समझा दिया है। अब उसके पिता भी उसकी मदद कर रहे हैं। जिसके बाद शियोन कहता है वैसे कल के लिए शुक्रिया, जब मैंने गैदर्ड मैजिक का यूज करके उस गॉब्लिन को हरा दिया, तब जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया उस बात से मैं बहुत खुश हुआ। रोज कहती है तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ही बदौलत उस दिन हम सभी उस गॉब्लिन से बच सके। वैसे यहाँ मुझे मैरी नहीं दिख रही, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। वहीं दूसरी ओर हम मैरी को देखते हैं जो स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि वो भी खुद को ज्यादा ताकतवर बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ रोज शियोन से कहती है कि अगर मैरी को कोई भी दिक्कत होती है तब तुम उसे जरूर जताना कि तुम उसके साथ हो, क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी यही उम्मीद रखती है। दूसरी ओर प्रैक्टिस करते वक्त मैरी को फिर से वो दिन याद आता है जब उसका सामना गॉब्लिन से हुआ था और उस वक्त वो कितनी कमजोर पड़ गई थी। यही याद करते हुए मैरी फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करती है। और चलो दोस्तों, अब तक हमने मैजिक के बारे में जो भी सीखा है उसे रिवाइज करते हैं। पहली, तुम जितनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी को इकट्ठा करोगे तुम्हारे हाथों में उतनी ही बड़ी आग लगेगी और तुम्हारे अंदर मौजूद मैजिकल एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ेगी तुम उतना ही ज्यादा ताकतवर मैजिक यूज कर पाओगे। दूसरी, शियोन ने आग के अलावा भी दूसरी गर्म चीजों पर गैदर्ड मैजिक के जरिए कनेक्ट होने की कोशिश की है और हर बार टेम्परेचर ज्यादा होने पर उसके हाथ में आग लगी है। तीसरा, जब शियोन मैजिकली चार्ज स्टेट में आग को छूता है तब उस टाइम पर उसके हाथ में नॉर्मल आग ही लगती है। और चौथी बात कि अगर तुम अपने हाथ में दस्ताना भी पहन लेते हो तब भी गैदर्ड मैजिक से तुम्हारे हाथ में आग लग जाएगी और तुम्हारा दस्ताना जल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि काफी सारी कोशिशें करने के बाद भी अब तक शियोन आग पर सही से काबू नहीं पा पाया है। इसीलिए शियोन कहता है कि काश वो भी ट्राउट मछलियों की तरह अपने हाथों से लाइट बॉल्स को निकाल पाता। लेकिन तभी मैरी कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। शियोन कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया, जिस मैजिक को यूज करने का सपना मैं कई सालों से देखता आया, आखिरकार अब मैं उसका यूज कर सकता हूँ। और इसी बात से खुश होकर वो एक बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाता है। शियोन के पिता देखते हैं कि शियोन फिर से वही अजीब सा चेहरा बना रहा है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि शियोन ने अपने इस नए पार्टिकुलर स्पेल का नाम फ्लेयर रखा है और शियोन अभी भी इसकी सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा है, इसीलिए वो इसे एक हमले के रूप में यूज नहीं कर सकता। और दोस्तों, ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है और अब फलों के उगने का मौसम आ गया है। अगले सीन में हम शियोन को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही थका हुआ था, क्योंकि जब भी वो फ्लेयर का यूज करता है मैजिकल एनर्जी को मूव कराने में, तो ऐसा करने में उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। और वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है कि उसकी बहन मैरी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन लगातार इस तरह प्रैक्टिस करने की वजह से मैरी के हाथों में छाले पड़ गए हैं। इसीलिए उसके पिता कहते हैं मैरी आज के लिए इतना ही रहने दो। लेकिन मैरी कहती है नहीं, मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगी, क्योंकि मैं खुद को ताकतवर बनाना चाहती हूँ। तभी शियोन आकर कहता है दीदी, आपको पिताजी की बात माननी चाहिए और आज के लिए इतना ही रहने देना चाहिए। लेकिन मैरी उसकी भी बात नहीं सुनती और वो फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। और जब शियोन इस बात पर जोर डालता है तब पहले तो मैरी उसकी ओर गुस्से में देखती है और फिर कहती है ठीक है, अगर तुम कहते हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये देख, शियोन के पिता कहते हैं उसके ऐसे बर्ताव पर तुम चिंता मत करना, वो इस वक्त अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रही। फिर अगले सीन में शियोन अपने पिता को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है जो बिल्कुल लाइटनिंग की तरह होती है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसे एनिमल या प्लांट्स हैं जो लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हों? अब जो शियोन है वो फायर मैजिक के अलावा नए मैजिक के बारे में सीखना चाहता है और उसका अगला टॉपिक है लाइटनिंग। और इसीलिए अब वो कहीं से इलेक्ट्रिसिटी ढूंढना चाहता है, क्योंकि आग की ही तरह गैदर्ड मैजिक इलेक्ट्रिसिटी पर भी रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी जानवर या प्लांट नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने कहीं सुना था कि किसी शख्स ने ऐसा ही एक सिमिलर फेनोमेनन देखा था और शायद से इस बात का जिक्र मुझसे ग्रास्ट ने किया था। लेकिन उससे मिलने के लिए हमें आइस्ट्रिया जाना होगा। अब अगले सीन में जब इस बारे में शियोन मैरी से पूछता है तब वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी, मुझे यहाँ बहुत सारे काम हैं। जिसके बाद वो शियोन को अपने कमरे से बाहर निकालने लगती है।
और फिर दरवाजा बंद कर देती है। शियोन को अपनी बहन का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है। साथ ही उसने मैरी के हाथ में पट्टी बंधी हुई भी देखी थी। और फिर जब जे आइस्ट्रिया टाउन आते हैं तब ग्रास्ट इन्हें लाइटनिंग ओर के बारे में बताता है। लेकिन लाइटनिंग ओर का मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है क्योंकि वो माइनिंग साइट में मिलते हैं और उन्हें लेने के लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उन्हें छूना भी मुश्किल होता है क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, इसीलिए कोई भी उन्हें छूता तक नहीं। अब शियोन के सामने एक बड़ा सवाल आ गया था कि वो इस लाइटनिंग ओर को आखिर अपने घर तक कैसे लाएंगे। इसीलिए शियोन यहाँ पूछता है, मिस्टर ग्रास्ट, क्या यहाँ आसपास कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें से सफेद रस निकलता हो? वो बताते हैं, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। शियोन समझ जाता है कि इस दुनिया में रबर ट्रीज नहीं है। तब दूसरी चीज है ग्लास। वो पूछता है, क्या आपके पास आइसन ग्लास नाम का मिनरल है? वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह। मिस्टर ग्रास्ट कहते हैं, क्या तुम पेपर क्रिस्टल की बात कर रहे हो? जिसके बाद जो मिस्टर ग्रास्ट होते हैं वो अपने पास से एक ऐसा ही क्रिस्टल लेकर आते हैं। ये बहुत ही चमकीले होते हैं, इसीलिए मिस्टर ग्रास्ट कुछ क्रिस्टल अपने पास रखते हैं। शियोन उसे छू कर देखता है। दोस्तों, जो आइसन ग्लास होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की शीट्स में काम आते हैं और शायद शियोन इस क्रिस्टल का यूज उसकी तरह कर ले, लेकिन ये से उस तरह बनाएगा कैसे? तभी ग्रास्ट कहता है, भैया, आजकल के बच्चे ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। शियोन के पिता कहते हैं कि शियोन किसी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है। फिर शियोन पूछता है, मिस्टर ग्रास्ट, क्या आपके पास ऐसा ही एक बड़ा क्रिस्टल है? मिस्टर ग्रास्ट बताते हैं कि एक इतना बड़ा क्रिस्टल लेने के लिए तुम्हें 4000 ड्रिल्म लगेंगे। और दोस्तों, इस दुनिया में ये काफी बड़ी रकम है। इतने में एक पूरा परिवार एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खा ले। लेकिन शियोन के पिता शियोन के लिए वो खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि आज तक शियोन ने अपने पिता से कुछ भी अपने लिए खरीदने को नहीं कहा। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और अगर मेरी हैसियत इतनी है जितने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ग्रास्ट कहता है, तुम सच में बहुत ही अच्छे पिता हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने घर पर उस लाइटनिंग ओर को लेकर आ जाते हैं और इस बार शियोन की माँ भी उसे देखने के लिए वहीं पर खड़ी हुई थी। जिसके बाद शियोन अपने हाथ में गैदर्ड मैजिक का यूज करके उस लाइटनिंग ओर के करीब जाता है और अपने हाथ से एक मैजिक बॉल क्रिएट करके उसे जैसे ही लाइटनिंग ओर के साथ जोड़ता है, अचानक ही कुछ बहुत अजीब होने लगता है। काफी सारी रेड लाइटनिंग क्रिएट होती है, लेकिन बस कुछ पलों के लिए, फिर वो लाइटनिंग गायब हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि शियोन का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, इसीलिए ये दोनों उसे सहानुभूति देने लगते हैं। लेकिन शियोन अजीब ढंग से हंसते हुए कहता है, मेरा प्लान कामयाब रहा। और खुशी के मारे शियोन वहीं उछलने और कूदने लगता है। अपने बेटे को खुश देख शियोन की माँ भी खुश होती हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जब गैदर्ड मैजिक लाइटनिंग ओर के कांटेक्ट में आता है तब उसमें आग नहीं लगती, बल्कि उसमें से बहुत तेज लाइटनिंग पैदा होती है। और इससे ये बात साबित होती है कि मैजिकल एनर्जी सिर्फ आग नहीं बल्कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, जिससे ये साबित होता है कि मैजिकल एनर्जी नेचुरल फेनोमेना से कांटेक्ट में आते ही उसे मिमिक करने लगती है। यानी कि अब तक शियोन ने जितने भी मैजिक यूज करने के बारे में सोचा है वो उन सब का यूज कर सकता है। जिसके बाद शियोन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि वो अपनी मैजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करके उसे एज इलेक्ट्रिक शॉक शूट कैसे कर पाएगा, क्योंकि मैजिकल एनर्जी लाइटनिंग ओर के कांटेक्ट में आते ही चारों ओर बिजली फेंकने लगती है। यानी कि शियोन तो उसके करीब भी नहीं जा सकता। लेकिन चाहे कुछ हो जाए, मैं मैजिक का यूज करना जरूर सीखूंगा। लाइटनिंग मैजिक और एक मैजिकल बॉल। एंड देन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो मैजिकल एनर्जी वो रिलीज करता है जरूरी नहीं कि वो एक बॉल के शेप में ही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियोन अपनी मैजिकल एनर्जी को एक क्यूब के रूप में भी सम्मन कर लेता है। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल एनर्जी को जिस भी रूप में इमेजिन करता है वो उस रूप में तब्दील होने लगती है। और अब यही बताने के लिए वो अपनी बहन के कमरे में आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर मैरी नहीं होती और वहाँ बिस्तर पर सिर्फ मैरी के हाथ में बंधी हुई पट्टियां होती हैं। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर आता है। मैरी को ढूंढते हुए वो काफी दूर आ जाता है, लेकिन उसे मैरी कहीं नहीं दिखती। चलते हुए वो नदी किनारे आता है और यहाँ वो मैरी को ट्रेनिंग करते हुए देखता है, जहाँ हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करते वक्त मैरी की लकड़ी की तलवार ही टूट जाती है। और यहाँ शियोन को अपनी बहन की नजरों में मायूसी नजर आती है, जो देख उसे वही लम्हा याद आता है कि किस तरह उसकी बहन ने उसकी ओर देखा। और हाँ, रोज ने भी उससे कहा था कि उसे अपनी बहन का साथ देना चाहिए।
शियोन को देख मैरी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन शियोन कहता है, जब भी मैं मैजिक यूज करने की कोशिश करता आप मुझे चीयर करती, लेकिन जब आपने कुछ करने की कोशिश की मैंने आपका साथ नहीं दिया, मुझे माफ कर दीजिए। वो कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस पल भर के लिए मुझे ये ख्याल जरूर आया कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो, लेकिन तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं थी, मुझे बस जलन हो रही थी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, हमेशा मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए और इसीलिए मैंने तलवारबाजी की इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की, लेकिन जब जरूरत थी तब मैं कुछ नहीं कर पाई। घबराहट के मारे मैं हिल तक नहीं पाई और अगर उस वक्त तुमने हमें ना बचाया होता तो मैं और माँ मारे जाते और इस वजह से मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्यों मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। शियोन कहता है, तब क्या आप अब मुझसे नफरत करती हैं? वो कहती है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बस जलन इस बात से हो रही है कि मेरे कमजोर होने की वजह से तुम्हें ताकतवर बनना पड़ रहा है और इसीलिए अब मैं वो हर एक मुमकिन कोशिश कर रही हूँ जिससे मैं खुद को ताकतवर बना पाऊँ। लेकिन जब भी तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आता है मुझे वही दिन याद आता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगले ही पल में शियोन मैरी को जाकर गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं सका। मैरी रोते हुए कहती है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव किया। शियोन कहता है, आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके दिल में कोई भी दर्द है तो आप वो मुझे बताइए, मैं आपका दर्द आपसे छीन लूंगा। और इसी दौरान हम देखते हैं कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की वजह से इनकी बॉडी ग्लो करने लगती है और आखिर में शियोन कहता है, इस दुनिया में पैदा होने के बाद मैं एक बात समझ चुका हूँ कि चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, हर किसी को जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। सो दोस्तों, क्या शियोन अपने सपने को हासिल कर पाएगा या नहीं, ये जानने को मिलेगा अगले पार्ट में। ये पार्ट यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नया आए हो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा और चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, उसके भी तुम्हें फायदे मिलेंगे। साथ ही मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लो और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड सायोनारा।